जय हिंद दोस्तों। इसके पहले के वाले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई एक तत्व का निर्माण करते हैं, एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम आपको बताए थे अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक, अभिकारक किसे कहते हैं ध्यान रखना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, आपको खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, दूध की आवश्यकता पड़ेगी, चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, चावल की आवश्यकता पड़ेगी, काजू किशमिश बादाम गरी मुनक्का जितना आइटम डालना है सबकी आवश्यकता पड़ सकती है कि नहीं, इतनी चीजों की आवश्यकता। तो जो इतने सारे चीज मिल रहे हैं तो इन सारी चीजों को क्या कहेंगे, अभिकारक। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब इनको एक साथ डाल के खौला देंगे तो बन के तैयार हो जाएगी खीर। तो कितनी पदार्थ बन के तैयार हो रहे हैं, एक। तो जो एक बन के तैयार हो रहा है उसको बोलेंगे उत्पाद, और जो इधर बनने के लिए जितने को मिलाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। और इनके मिलाने के बाद और उसके बनने की प्रक्रिया में जो होने वाली क्रिया उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बता दिए थे। इसके बाद हम आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाने के बाद बताए थे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, इन सारे परिवर्तनों के विषय में हम आपको डिटेल में पूरा समझा दिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो इन सारे परिवर्तनों के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगले सेशन में चलेंगे इन सारे परिवर्तन के बाद। तो ध्यान दो, अगले इन सारे परिवर्तन हो गए, सारे परिवर्तन, इन परिवर्तनों में कोई दिक्कत नहीं। देखो रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब इजी अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको समझा देते पूरा डिटेल में। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब ध्यान दो, वहां पे हम आपको फिर इसके बाद बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक, ध्यान रखना किसी भी चीज को, ध्यान रखना कोई भी होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ABCD के अक्षरों से उसको लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, रासायनिक समीकरण समझ में आ रहा है ना आसानी से। अब देखो रासायनिक समीकरण के बाद हम लोग को क्या पढ़ना था, रासायनिक समीकरण को लिखना। हम इसको भी आपको पढ़ा दिए थे, ध्यान रखना। एक क्या होती है, ये एक तीर होती है, तीर का ये ध्यान रखना, ये हिस्सा बाएं साइड होता है जिधर क्या लिखते हैं, अभिकारक को। किसको लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं। और तीर का ये दाहिने साइड का हिस्सा होता है, इस साइड वाले हिस्से में हम लोग उत्पाद को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे आपको क्या लिखना है, H2O, तो क्या लिखेंगे, H2+O बनेगा क्या, H2O। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो इधर क्या है, तो इधर अभिकारक है। देखो H2 और O अभिकारक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक इधर मिलके क्या बना दे रहे हैं, जल। तो ये क्या बन के तैयार हो रहा है, उत्पाद। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट कंफ्यूजन। चलो अब मेन हम लोगों को जो आज हेडिंग पढ़नी थी वो ध्यान रखना। पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें मेन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं किसको, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब ध्यान रखना संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो इसको जानने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जो 9 में पढ़े होंगे, ठीक है, तो 9 में एक चीज बताया गया होगा, द्रव्यमान संरक्षण। क्या बताया होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये चीज बताई जाती है कि कोई भी अभिक्रिया हो, ना तो उसमें किसी भी तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है और ना तो किसी भी तरह की ऊर्जा का उसमें विनाश होता है। तो उसी नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक ऊर्जा का अभिक्रिया कराओगे आप, उसमें ना तो किसी भी तरह की ऊर्जा का निर्माण होगा, ना तो किसी भी तरह की ऊर्जा का क्या होगा, विनाश। रहा है कि नहीं। जब ना तो किसी तरह की ऊर्जा का होगा, ना तो किसी तरह की ऊर्जा का विनाश होगा, हम भाई कोई भी अभिक्रिया करवाएंगे उसमें क्या होगा, दोनों तरफ के होने वाले पदार्थ, ध्यान रखो अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ जो परमाणु है उनकी संख्या भी, उनका भी होना चाहिए भाई, समान होना चाहिए।
समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमको क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई भी प्रयोगशाला में प्रयोग करने जाते हैं तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए हमको क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। कोई दिक्कत। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आपको बता ही दिए कि कोई भी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में एक बात मेनली याद रखिएगा कि ध्यान रखना, कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें द्रव्यमान संरक्षण, तो द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, तो सिंपल सा है कि किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान की हानि होती है ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत, बिठा दें यहाँ तक। इसके बाद चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या संतुलित किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। कोई दिक्कत, तो ठीक है आगे इसको मिटा करके हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक, या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। अब कोई भी रासायनिक समीकरण होगा भाई, उसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, तो आपके सामने हम एग्जांपल के तौर पे एक समीकरण लिख करके देखो कैसे। तो आपका एग्जांपल के तौर पे क्या है, Fe प्लस Fe और प्लस, ध्यान रखना के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, Fe प्लस H2, Fe प्लस H2O, इधर क्या बना लेगा, तो Fe3O प्लस H2, ठीक। अब ध्यान दो, ये समीकरण बताओ दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है भाई, नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखो, Fe जो कभी नहीं पढ़ा उसको भी आएगा, आसानी से समझ में आएगा। एक बात गारंटी देते हैं, आप देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। ध्यान दो, Fe बताओ, इधर कई Fe है, इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब कट दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, और इधर देखो इस Fe के सामने कट लिख दिया गया 3, मतलब कई Fe है 3, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इधर H के सामने क्या लिखा गया भाई, देखो 2 लिखा गया है, तो कैट हो या चाहे 2, देखो इधर भी H तो ठीक है, वो इधर कैट हो भाई, एक है, एक इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है, H भी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है तो कौन नहीं है, F नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, देखो ये कैसे बीच से पाई खींचेगा, यार ये कैसे बीच से पाई खींचेगा, इधर अभिकारक की चीजें तो लिख दीजिएगा, अभिकारक, इधर उत्पाद की चीजें तो लिख दीजिएगा उत्पाद, कोई दिक्कत। अब देखो एक एक चीज को आसानी से हम लोग उतारते हैं, ठीक, ध्यान रखना एक एक चीज को, तो ध्यान को पहले किसको हम लोग को संतुलित करना पड़ता, तो पहले हाइड्रोजन को, ठीक, तो पहले हाइड्रोजन को उतार लेंगे, फिर देखो ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता है, तो किसको उतार लेंगे, ऑक्सीजन को, फिर किसको, ध्यान रखना, फिर कोई अन्य तत्व आता है तो उसको संतुलित किया जाता है, तो पहले फिर उसको किसको उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे, कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है ना। अब ध्यान दो, आसानी से इधर भी वही चीज करेंगे, पहले H फिर O फिर क्यों आ जाएगा Fe। अब बताओ H के कै परमाणु है भाई, इधर देखो 2 दिखाई दे रहा है, क्या लिख देंगे 2, O के कैट हुए भाई 1, इसके कैट हुए 1, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इन भाई साहब का देखें, तो इधर भाई साहब के पास 2 है, इधर भाई साहब के पास 1, और इधर भाई साहब के पास कितने हो गए 3, तो बताओ इन भाई साहब को भी तो 3 तो चाहिए, तो अगर इन भाई साहब के में अगर हम 3 से कर दें, गुणा कर दें, ध्यान दो, अगर हम लोग भाई साहब 3 से गुणा करें तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, इन साहब की 12 हो जाएंगे ना, इधर भी 3 बराबर, तो कुछ नहीं कर देंगे, इसी में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, समझ में आ रहा है नहीं। देखो 3 का गुणा कर दिए इधर Fe में, तो Fe भी क्या हो जाएगा 3, तो 3 का गुणा किए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अब देखो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा भाई, Fe के 3 हो जाएंगे, तो जो 3 होंगे वो उसको यहाँ मत लिखिएगा, उसको यहाँ भी बता रहे हैं कैसे लिखा जाए, देखो जैसे Fe है, ठीक, प्लस क्या दिया है H2O, अब क्या बन रहा है
E3O+H2। ठीक, अब ध्यान से देखो भाई, किसके 3 हुए, इसके 3 किया गया ना गुणा 3 का करके, तो बस ऐसे कोष्टक बना के यहाँ लिख देना 3। कोई दिक्कत? ये समीकरण हम लोगों का क्या हो चुका, पूरे तरीके से संतुलित हो चुका है। समझ में आ गया इजीली? किसी को डाउट? जिसको डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, अब आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए वीडियो, ठीक है। और ध्यान रखना, सारी सूचनाएं आपको इसी एप्लीकेशन से और इसी चैनल से मिलते रहेंगे, ठीक है। और कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद।